हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्विस संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस बात से परिचित हैं और पहले के वीडियो में हमने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र भी किया है कि उदार लोकतंत्र के मॉडल पर जिन जिन संविधानों का निर्माण हुआ है उनमें फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, क्योंकि डेमोक्रेसी के इस सेटअप में जो लिबरल सेटअप है, लिबरल डेमोक्रेसी है, इसमें जो व्यक्ति की फ्रीडम है उस पर काफ़ी बल दिया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि शासन को ऐसी असीमित शक्तियाँ किसी भी स्थिति में नहीं मिलनी चाहिए जहाँ वो व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाए, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के हर उदार लोकतंत्र में, संविधान में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान हुआ है, उनको जगह मिली है। और ये केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि समाज के विरुद्ध भी हैं, व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी अधिकार मिले हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो फ्रीडम है उसमें ना तो राज्य का दखल हो सकता है, ना किसी व्यक्ति का दखल हो सकता है और ना ही किसी समूह का हो सकता है। यानी कि एक जो उचित स्वतंत्रता है, एक जो जेन्युइन फ्रीडम है, वो सभी को सुलभ हो। तो इसीलिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी जाती है। अब भारत के संविधान को भी आपने पढ़ा है पिछली क्लासेज में और मूल अधिकारों के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी एक लिबरल डेमोक्रेसी के मॉडल पर ही निर्मित है, उसी के अनुरूप बना है। तो वहाँ भी मूल अधिकारों के प्रावधान हैं और जब मूल अधिकारों की बात आती है तो उनमें बहुत कोई बड़ा अंतर नहीं होता है, मोटी मोटी बातें वही रहती हैं। इस वीडियो में भी अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हीं का जिक्र हो रहा है। परीक्षा में भी अगर स्विस संविधान में मूल अधिकारों के बारे में पूछा जाता है तो आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान में निहित मूल अधिकार का जो चैप्टर है वो भी ध्यान में नहीं है और आप भारत के संविधान में नागरिकों को प्रदत्त जो अधिकार हैं उनके बारे में भी जिक्र कर देंगे तो आप करीब करीब वही जवाब दे रहे होंगे जो स्विस संविधान में फंडामेंटल राइट के मामले में दे रहे थे। तो हमें समझना है कि इसमें स्विस संविधान में मौलिक अधिकारों का एक विस्तृत विवरण है। अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक, आर्टिकल 7 से आर्टिकल 36 तक मूल अधिकारों का जो चैप्टर है या विवरण दिया गया है। 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकार विस्तृत हैं स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें पहला मूल अधिकार वहाँ है, वो है विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता। तो ये भारतीय संविधान में भी है। तो विधि के समक्ष समानता से अभिप्राय है कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, यानी कि कानून किसी भी व्यक्ति की हैसियत देखकर उसे ट्रीटमेंट नहीं देगा या ट्रीट नहीं करेगा कि भाई कोई व्यक्ति गरीब है इसलिए कानून उसका ध्यान नहीं रखेगा, कोई अमीर है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं। यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं।
और विधि के समक्ष समानता के साथ साथ विधि का शासन तो होता ही है, अर्थात शासक और शासित दोनों कानून के अधीन है। वो कानून से ऊपर नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मूल विधि के विरुद्ध है। तो ये बात आती है विधि के समक्ष समानता की। फिर उसमें दिया गया है जीवन की स्वतंत्रता। जीवन की स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति का जो जीवन है उसका हनन नहीं किया जा सकता। और भारत में भी जीवन की स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन भारत में विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुरूप, उसके अनुसार किसी के जीवन को छीना भी जा सकता है, लेकिन सीधा नहीं। तो उसी तरह जो जीवन की स्वतंत्रता है वो सबको जीने का अधिकार है और एक जो मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जीवन तो पशु भी जीते हैं, लेकिन वो संपूर्ण अर्थों में जीवन का अधिकार नहीं है। और भारतीय संविधान में भी ये चीज़ रही है कि जीवन के अधिकार की समय पे और व्याख्याएं हुई, और जब ज़्यादा आगे बढ़ा है तब ये पता चला है कि ये केवल जीवन के अधिकार में सांस लेना या पानी पीना या खाना खाना ही जीवन नहीं है, बल्कि आपकी जो एक डिग्निटी है वो भी कायम रहनी चाहिए। फिर है राइट टू प्राइवेसी। हालांकि भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार के भीतर ही राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान किया गया है। निजता का जो अधिकार है, निजता का जो अधिकार है वो इस बात पर बल देता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बेहद छोटा क्षेत्र होता है जिसमें किसी भी तरह के दखल की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कि वहाँ व्यक्ति को जो फ्रीडम है वो एब्सोल्युटली मिलती है, निरपेक्ष जो स्वतंत्रता होती है। आमतौर पर राइट टू प्राइवेसी में क्या आता है कि एक व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, किससे शादी करता है, किससे वो बातचीत करता है, कहाँ घूमने जाता है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये सब जो बातें हैं ये राइट टू प्राइवेसी का जो एक बेहद कोर एरिया है। जैसे वन्यजीव अभयारण्यों में नहीं होता कोर सेक्टर, जहाँ पर्यटकों को या किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उस एरिया में निर्बाध रूप से वो जो वन्य जीव हैं वो घूम सकें। तो इसी तरह का एक बेहद कोर जो सेक्टर है, भले ही वो छोटा हो सकता है, लेकिन वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं। तो ये माना जाता है कि हर जो शासन व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाए, राज्य की ओर से ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हो जो व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी का हनन करता हो या व्यक्ति के निजता के दायरे में इंटरफेयर करता हो। और राज्य को खुद तो इस पे नियंत्रण रखना ही रखना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं और से उसमें इंटरफेयर ना हो जाए। फिर इसी में बात कही गई है धार्मिक स्वतंत्रता की, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में कहता है, वो बात यहाँ भी हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की इजाज़त है, उसके प्रचार प्रसार की इजाज़त है, उसको अमल में लाने की, ये सब उसे इजाज़त है। हालांकि कोई भी धर्म या उसके धर्मावलंबियों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो लोक व्यवस्था को भंग करें, या वो स्वास्थ्य के लिए खराब हो, या वो जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। कोई भी व्यक्ति कौन सा धर्म छोड़ के कौन सा ग्रहण करता है ये उसका मामला है। फिर है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार की बात कही गई है। भारत में ये अधिकार है, सूचना का अधिकार, ये 2005 में मिला है। 12 अक्टूबर 2005 से ये अधिनियम लागू हुआ, जो यूपीए फर्स्ट के कार्यकाल में। तो और संविधान में इसको अनुच्छेद जो 19 है, 19 है, उसके जो पार्ट ए में इसको जगह मिली है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू एक्सप्रेस की जो आज़ादी है, तो उसमें इसको जगह मिली है। तो सूचना के अधिकार में क्या होता है कि भाई एक आम आदमी को सरकार की किसी भी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त करने का हक है। एक निश्चित प्रोसेस के जरिए उसे एक निर्धारित समय में चाहिए गई सूचना उपलब्ध करानी होगी। तो ये लोकतंत्र का जो मूल है या लोकतंत्र की जो आत्मा है, ये उसके अनुरूप है।
अगर लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वे सर्वा है, तो उसे हक मिलना चाहिए कि वो शासन में क्या हो रहा है ये जान सके, वो किसी भी सूचना को निकाल के उसे पढ़ सके, उसे पता चल जाए कि कहाँ कितना क्या काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ मामलों में इस पे प्रतिबंध होता है कि आप रक्षा से जुड़ी सूचनाएं नहीं मांग सकते, और भी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फिर उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता है, जो जिसे हम मीडिया की आज़ादी कह देते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में इसको जगह मिली है। तो प्रेस की आज़ादी का वही मतलब है कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है, इनको अपनी बात है वो बेबाकी से रखने की इजाज़त है। यानी कि सरकारों के पास यह हक नहीं है कि वो इनको प्रतिबंध लगा दे या इनको ललचाए या इनको दबाए या इनको धमकी दे। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन देना एक सरकार का काम है। और स्विस संविधान में भी इस बात को तवज्जो दी गई है कि वहाँ जो मीडिया है वो किसी के दबाव में काम नहीं करे, निष्पक्ष होकर काम करें, और किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वो अपनी बात कह सके, जायज़ बात कह सके, कोई उसे दबा ना सके, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति या अधिकारी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। मीडिया से सवाल वो पूछ सकता है। फिर वहाँ एक है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। भारत में ये अधिकार, वैसे तो संविधान में संशोधन तो 2002 में ही कर दिया गया था, अटल सरकार के समय 86वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान में का जो अनुच्छेद 21 के साथ एक अनुच्छेद 21A और जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो भी बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का हक है। लेकिन इस प्रावधान को लागू किया गया। 2009 में ये एक्ट बना और 2010 में ये लागू हुआ। अप्रैल के आसपास ये एक्ट बना था, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कानून। तो आपको ये भी हो सकता है कि जब ये बन 2002 में गया था तो लागू अब कैसे हुआ। तो संविधान के अनुच्छेद 35 में भारत में ये संसद को पावर दी गई है कि वो किसी कानून को लागू करने के लिए, किसी जो संविधान के प्रावधान को, मूल अधिकार को लागू करने के लिए संसद को ये शक्ति देती कि उस पर कानून बनाए। जैसे अस्पृश्यता के अंत की बात कह गई, लेकिन उसके लिए फिर खास तौर पे अधिनियम 1955 में बना अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। इसी तरह अनुच्छेद 23 में बाल श्रम उन्मूलन की बात कही गई है, लेकिन उससे संबंधित जो अधिनियम है वो 1986 में बना, बाद में उसमें संशोधन होते रहे हैं। तो उसी तरह से ये एक्ट बना बाद में। इसी तरह का जो एक्ट है वो स्विट्ज़रलैंड में भी है, यानी कि वहाँ जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क मिलती है और ये राज्य का दायित्व है, उसके लिए किसी को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। वो इसलिए है ताकि एक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है उसे बड़ी आसानी से हासिल किया जा सके। संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में भी ये दिया गया था, लेकिन इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार के समय इसको हटा दिया गया। इसके भी अपना एक इतिहास है, इसका भी जो एक विवाद रहा है उसकी भी अपनी एक लंबी कहानी है जो किसी अलग वीडियो में आपसे बताएंगे। तो जो शिक्षा का, जो संपत्ति का अधिकार है, उसमें हर व्यक्ति को वैध तरीके से जो अर्जित संपत्ति है उसको रखने का अधिकार है और उसको उसकी इजाज़त के बिना उससे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, राज्य तब आपकी संपत्ति पर अतिक्रमण कर सकता है अगर आपने उसे अनैतिक तरीके से कमाई है, धोखाधड़ी से कमाई है, टैक्स चोरी करके कमाई है, तब तो राज्य आपको उससे हिसाब मांगेगा। लेकिन अगर आपने लीगल तरीके से संपत्ति अर्जन किया है तो फिर उस पर आपकी जो पूरी मालिकाना हक है और उसको आपकी इजाज़त के बिना नहीं ले सकता। और आप देंगे, सरकार लेती भी है तो उसके लिए उसे उस समय के हिसाब से मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये संपत्ति का जो हक है वो इसमें है। और फिर एक सार्वभौमिक मताधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि सभी लोगों को एक निश्चित आयु वर्ग, पूरी निश्चित जो आयु है
उसको पूरा कर चुके व्यक्तियों को मताधिकार मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड में ये है 18 वर्ष, भारत में भी 18 है। पहले 21 वर्ष होता था, फिर बाद में से 89 में इसे 18 वर्ष किया गया। तो 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति है वो वोट कर सकता है। तो स्विट्ज़रलैंड में भी यही है। हाँ, स्विट्ज़रलैंड में एक चीज़ बहुत रोचक रही है, रोचक भी क्या, एक अपने आप में एक पिछड़ेपन का प्रतीक ही रही है कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया में लोकतंत्र का घर कहलाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ रहा है। आज भी बहुत से ऐसे उपाय वहाँ हैं जिनके ज़रिए आम जनता को राजनीतिक सहभागिता के बहुत से जो रास्ते दिए गए हैं, आरंभक के जरिए हो या लोक निर्णय के जरिए हो या फिर वो जो प्रारंभिक सभाएं हैं जिसे लैंड्समाइंड कहते हैं वो रही हों। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी जो समस्या रही है वहाँ की, वहाँ महिलाओं को बहुत लंबे समय तक जो मताधिकार नहीं मिला। एक देश जो इतने पहले आज़ाद हो गया, इतना वहाँ लोकतांत्रिक विकास हुआ है, लेकिन महिलाओं को वहाँ मताधिकार 1971 में मिला, 1971 में। भारत में जबकि ये 1950 में ही संविधान लागू होने के साथ ही मिल गया था। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली भी बात है कि इतना जो समृद्ध देश कहें या लोकतांत्रिक या राजनीतिक लिहाज से एडवांस देश ने महिलाओं को मताधिकार से इतने समय तक दूर कैसे रखा। अगला मूल अधिकार है निवास की स्वतंत्रता। उससे अभिप्राय है कि सभी व्यक्तियों को, किसी को भी कहीं भी जाके रहने की आज़ादी है, कोई प्रतिबंध उस पर नहीं होगा। वो कहीं भी मकान बना सकता है, आवास बना सकता है। भारत में भी ये सभी को है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ आप नहीं बना सकते अपना आवास। विचरण पे भी आप पर प्रतिबंध लग सकता है। और अभी जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आ गया तो अब तो कुछ बात अलग है, वरना वहाँ भी नहीं जा सकते थे। तो ये सब यहाँ के जो स्विस संविधान में मूल अधिकार हैं। आपको लगा होगा कि अधिकांश वही बातें हुई हैं जो भारतीय संविधान में हैं। तो हमने बताया कि जो उदार लोकतंत्र को अपनाने वाले देश हैं उनके संविधान में बहुत सी बातें एक जैसी ही मिलती हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।